हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी वायर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इसके पहले हमने हमारे चैनल पर पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हुए हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के और मैथ्स के प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किए हुए हैं। तो जिन्होंने भी उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा हुआ है, उनके प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया है, तो एक बार आप एग्जाम देने से पहले सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व करके देख लीजिए मित्रों, ठीक है। और मित्रों, आज है 5 मार्च, तो आज से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाइएगा, ठीक है मित्रों। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, मोर कहाँ की मूल प्रजाति है, ठीक है। मोर कहाँ की मूल प्रजाति है? ऑप्शन नंबर ए यूरोप, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया और ऑप्शन नंबर डी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे आंसर की, तो हमारा आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया। ओके, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया का है मोर। मोर की जो प्रजाति है वो है दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 2 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार से ये है, दिया हुआ है यहाँ पर कि कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व नहीं होता है, ठीक है मित्रों। आप लोगों ने 9th 10th में और 7th में आई थिंक एक 7th में आप लोगों ने विज्ञान में एक पौधा पढ़ा होगा, कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, बी कार्बन, सल्फर और पोटेशियम, ठीक है। जो कीट भक्षी पौधा होता है वो इस प्रकार से कुछ होता है, थैलीनुमा संरचना उसकी कुछ होती है, ठीक है। और यहाँ पर एक ढक्कन जैसा कुछ रहता है, जैसे ही कीट यहाँ पर आकर बैठता है तो ये ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है, ठीक है। और ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है, फिर ये कीट अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है कीट भक्षी पौधा, ठीक है। और इसके अंदर होती है नाइट्रोजन की कमी, ठीक है। नाइट्रोजन की कमी होने के कारण ये कीटों का भक्षण करता है और कीटों के शरीर से अपने लिए नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। और बात करें प्रश्न नंबर 3 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। स्वस्थ अस्थि यानी कि हमारी स्वस्थ हड्डियों की बात चल रही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम तथा विटामिन के, कैल्शियम तथा विटामिन ई, कैल्शियम तथा विटामिन सी और कैल्शियम तथा विटामिन डी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए स्वस्थ अस्थियों की बात करी है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कैल्शियम तथा विटामिन डी जो है वो हमारी स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। और ये हमारा प्रश्न नंबर 4 हाँ, रात में जागने वाले जानवर प्रत्येक वस्तु को किस प्रकार से देखते हैं, ठीक है। जो जानवर रात में जागते हैं जैसे कि उल्लू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो प्रत्येक वस्तु को किस कलर में देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए केवल लाल रंग में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हर रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं, और ऑप्शन नंबर डी केवल हरे रंग में देख सकते हैं, ठीक है। तो जो प्राणी रात में जागते हैं मित्रों, तो वो देखते हैं केवल काली और सफ़ेद रंग में ही वो वस्तुओं को देखते हैं, दिन में भी, ठीक है। उन्हें दिन में भी जो है कलर्स नहीं दिखते, उन्हें ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है, ठीक है। जो रात में जो जानवर जागते हैं रात में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें प्रश्न नंबर 5 की, तो यह है प्रश्न नंबर 5, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें मांसल होती है, इसका प्रमुख कारण क्या होता है? जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उसकी जड़ें जो होती है वो मांसल होती है, तो उसका प्रमुख कारण क्या होता है वो हमसे पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मरुस्थलीय पौधों की यह विशेषता होती है, मरुस्थलीय पौधे विशाल होते हैं अतः उन्हें सहारा प्रदान करने के लिए जड़ें तथा तने मांसल युक्त होती है, ठीक है। खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने के कारण ये जड़ें मांसलदार होती हैं, ठीक है। और क्या उपरोक्त सभी ये आंसर सही है? क्या मतलब बताना है अभी हमें, ये सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मरुस्थलीय पौधों की, ठीक है, तो मरुस्थलीय पौधे जैसे कि कैक्टस हो गया, ठीक है। तो ऐसे पौधे जैसे नागफनी हो गया जो मरुस्थल में होते हैं, जहाँ की मिट्टी में कम पानी पाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो होते हैं उनके तने जो होते हैं मित्रों वो होते हैं थोड़े मोटे तथा मांसल, ठीक है। मोटे तथा मांसल होते हैं, तो वो किस रीज़न से होते हैं वो हमें
पूछा गया है, ठीक है। वो किस रीज़न से होते हैं वो हमें पूछा गया है, तो इस प्रकार से उनके तने होते हैं। तो वो क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं, मतलब अपने शरीर में वो खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने के कारण उनके जो ये तने होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, मोटे तथा मांसल हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें प्रश्न नंबर 6 की, तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 6, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 में इस तरीके से कुछ कोड भी दिए हुए, तो इसे हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, ओके, यस। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 6, निम्न में से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंगों के सुमेलन का विकल्प कीजिए, मतलब विकल्प यानी हमें कोई रोग हो रहा है और उससे प्रभावित कोई अंग हो रहा है, अंग कोई प्रभावित हो रहा है, तो उसको हमें मैच करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है पीलिया। पीलिया जो है क्या लिम्फ ग्रंथि प्रभावित होती है, प्रतिरक्षी तंत्र, यकृत या तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पीलिया से यकृत यानी कि लिवर प्रभावित होता है या नहीं होता है, अभी देखते हैं हम, ठीक है। रेबीज से क्या होता है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है। एड्स से हमारा प्रतिरक्षी तंत्र होता है। फाइलेरिया से लिम्फ ग्रंथि, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे आंसर की, तो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए की ही बात कर लेते हैं हम। देखिए पीलिया से होता है लिवर यानी कि हमारा यकृत, ठीक है। रेबीज होता है कुत्ते के काटने से, और अगर वो जो कुत्ता होता है वो हमें काट देता है तो क्या होगा कि रेबीज के अंतर्गत हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है, मतलब जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है वो क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। जिस कारण हम मतलब शरीर का संतुलन वगैरह यानी कि तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तो इससे बहुत सारे इफेक्ट लक्षण दिखते हैं, ठीक है। एड्स जो होता है वो यौन संबंधों से होता है, ठीक है, मतलब असुरक्षित यौन संबंध होते हैं जिनके, तो उन्हें एड्स जैसी बीमारी होती है, ठीक है। या असुरक्षित यौन संबंध के अलावा जैसे कि मतलब जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी सिरिंज या सुई हमारे बॉडी में प्रवेश कर लिया, या मतलब उससे सीधे संपर्क में आने से भी ये हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एड्स से हमारा प्रतिरक्षी तंत्र जो होता है वो, एड्स से हमारा जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है मित्रों वो होता है प्रभावित, ठीक है। प्रतिरक्षी तंत्र यानी कि जो हमारा रोगों से लड़ने वाला जो तंत्र होता है वो क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। फाइलेरिया से होती है लिम्फ ग्रंथि प्रभावित, ठीक है। फाइलेरिया से क्या होती है मित्रों, लिम्फ ग्रंथि प्रभावित होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 7 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 7, माइक्रोमीटर के पार्टिकुलेट मैटर किसके लिए अधिक हानिकारक होते हैं, ठीक है। मीटर के पार्टिकुलेट मैटर किसके लिए अधिक हानिकारक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए वृद्धों तथा महिलाओं के लिए, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय पार्क के लिए, ऑप्शन नंबर सी बॉटनिकल पार्क के लिए, ऑप्शन नंबर डी ऐतिहासिक भवन के लिए, ठीक है। जो माइक्रोमीटर के पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं वो किसके लिए अधिक हानिकारक होते हैं वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वृद्धों और महिलाओं के लिए, ठीक है। वृद्धों और महिलाओं के लिए जो माइक्रोमीटर के पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 8 की, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 8 है ये CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन स्रोत क्या है, ठीक है। CFC, ठीक है, CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर ए मोटर वाहन, ऑप्शन नंबर बी रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन नंबर सी वायुयान, ऑप्शन नंबर डी ताप बिजली संयंत्र, ठीक है। तो यहाँ पर उत्सर्जन स्रोत की बात कर रहे हैं हम, तो CFC सबसे ज्यादा किससे होता है, ठीक है। तो CFC का उत्सर्जन स्रोत होता है मित्रों रेफ्रिजरेटर, ठीक है। जो हमारे घर का रेफ्रिजरेटर होता है, जो हमारे घर का फ्रिज होता है, तो उससे CFC गैस निकलती है, ठीक है, और वो ओजोन परत के क्षरण का कारण भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम बात करें प्रश्न नंबर 9 की, प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, ठीक है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। ऑप्शन नंबर ए इंफ्रा रेड किरणों से, ठीक है, इंफ्रा रेड किरणों से, ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रा वायलेट किरणों से, ऑप्शन नंबर सी एक्स किरणों से, ऑप्शन नंबर डी गामा किरणों से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रा वायलेट किरणें, यानी कि जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमें ओजोन परत बचाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
बात करें प्रश्न नंबर 10 की, तो ये प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है हमारा, ठीक है। भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है। भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय जो है वो सबसे अच्छा है, ठीक है। पारंपरिक फसलों का उगाया जाना, धान और गन्ने का उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जाना, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें तो ये दोनों तो नेगेटिव आंसर है हमारे, ठीक है। धान और गन्ने का क्षेत्रफल अगर हम बढ़ाएंगे तो उससे उतना ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है। लेकिन जो हम पारंपरिक फसलें उगाएंगे, ठीक है, पारंपरिक फसलें यानी कि जो जिसमें बहुत ज़्यादा उर्वरकों की खपत ना हो या बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टिव ना हो वो, ठीक है। पारंपरिक फसल जो होती है वो हमारे लिए एक जो हमारे पर्यावरण में चक्र जो चल रहे हैं उनके संतुलन के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा ये पारंपरिक फसलों का उगाया जाना, ठीक है। ओके, ये है हमारा प्रश्न नंबर 11वां। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत हमें पता है कि सनलाइट की उपस्थिति में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो CO2 मतलब का ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है ना। देखो CO2 और जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी उपस्थिति में क्या होता है कि हम सनलाइट, ठीक है, सनलाइट से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन निर्मित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बाहर निकलने वाली गैस पूछा है, ठीक है, उपयोग होने वाली गैस नहीं पूछा है। अब यहाँ पर ये याद रखिएगा, ठीक है। तो बाहर निकलने वाली गैस अगर देखें तो O2 रिलीज होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 12वें की, तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 12वां। फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई थी, ठीक है। फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई थी मित्रों। ऑप्शन नंबर बी जापान में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी, जापान में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जापान, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 13वें की, तो यह हमारा प्रश्न नंबर 13वां। एक आदमी को यात्रा करने और नए नए स्थानों पर जाना पसंद है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर वह जा सकता है जब वह औरंगाबाद से पूर्व दिशा में यात्रा कर रहा हो, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें हमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, मतलब तर्क टाइप का है। एक आदमी को यात्रा करना पसंद है, ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर वह जा सकता है जब वह औरंगाबाद से पूर्व दिशा में हो, ठीक है। तो औरंगाबाद आप मैप में देख लीजिएगा और उससे पूर्व दिशा में सिकंदरा का किला, चिल्का झील, येर यार्ड या मुन्नार, मतलब वो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील। बात करें प्रश्न नंबर 14 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है। खेतों में मिट्टी में पाया जाने वाला केचुआ किसान का मित्र कहलाता है क्योंकि वह, ठीक है, खेतों में जो मिट्टी में पाया जाने वाला जो केचुआ होता है वो किसान का मित्र कहलाता है, ठीक है। क्यों कहलाता है, क्योंकि वह छोटे कीटों को खाकर फसलों को उनमें सुरक्षा प्रदान करता है, गंदी मिट्टी को खाकर फसलों की आयु बढ़ाता है, भूमि का संरक्षण करने में सहायक है, भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मित्रों आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि जो केचुआ होता है, केचुआ जो होता है ना वो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। केचुआ खाद जो बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट जिसे कहते हैं, उससे भी मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, ठीक है। तो ये हो गया किसानों का मित्र केचुआ भूमि की उर्वरता बढ़ाने के कारण, ठीक है। और बात करें प्रश्न नंबर 15 की, तो ये है प्रश्न नंबर 15। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गेंडा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, ठीक है। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गेंडा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए मानस, ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा, ऑप्शन नंबर सी गिर, ऑप्शन नंबर डी कान्हा किसली, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा, ठीक है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसमें एक सींग वाला गेंडा जो है वो फेमस है और ये है हमारे असम में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें प्रश्न नंबर 16 की, तो ये प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी, ठीक है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर
प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2008 में, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2012 में, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2014 में, ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2015 में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वर्ष 2008 में। आप याद रखिएगा, वर्ष 2008 में भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना लागू हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें प्रश्न नंबर 17 की। हाँ, पारितंत्र की परिभाषा किसने दी थी? आर्थर टेंसले ने, रिटर ने, राय क्लैपहम ने या जॉन बारदीन ने। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इकोसिस्टम की डेफिनेशन किसने दी थी, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आर्थर टेंसले ने। ठीक है, तो यहाँ पर ए जी टेंसले करके हमने बहुत बार याद किया है, तो ये है आर्थर टेंसले। ठीक है, आर्थर टेंसले जी ने इकोसिस्टम की परिभाषा दी थी। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 18 की, तो ये है प्रश्न नंबर 18, DDT। ठीक है, DDT क्या है? ठीक है, खरपतवार निवारक है, जैव निम्नीकरण प्रदूषक है या अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है या एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों DDT क्या है? एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। ठीक है, एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 19 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 19। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों की जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। ऑप्शन नंबर ए कोट संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी स्वस्थानीय संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी अपस्थानीय संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी परिधीय संरक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए पारिस्थितिक तंत्र में प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण, ठीक है, उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों की जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव होगा। ठीक है, जैसे अगर हमें कोई भी जीव का संरक्षण करना है तो उन जीवों का संरक्षण हम उन्हें उनके प्राकृतिक अधिवास में रहकर ही करेंगे। मतलब हम नहीं, जैसे वो जीव जो है वो उनको उनके प्राकृतिक अधिवास में ही रहने दिया जाएगा, तब हम उनका संरक्षण करेंगे, तो वो हो जाएगा स्वस्थानीय संरक्षण। आप लोगों ने इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन सुना होगा। ठीक है, तो इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि जो जीव जंतु होते हैं उनको उनके अधिवास में ही रहने दिया जाता है। ठीक है, लेकिन एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि उन जीवों को कोई दूसरे स्थान पर ले जाकर संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा स्वस्थानीय संरक्षण यानी कि इन सिटू कंजर्वेशन। ओके, और ये हमारा प्रश्न नंबर 20, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। यह सुरंगें खालिस्तान पर्वत में है। अहमदाबाद से केरल जा रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए विंध्याचल, ऑप्शन नंबर बी अरावली, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर डी पूर्वी घाट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट के पर्वतों में है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 21 की, तो यह है प्रश्न नंबर 21, भारत में किस प्रकार के वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? भारत में कौन से वन सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन नंबर सी मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर डी पर्वतीय वनस्पति। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और ये हमारा प्रश्न नंबर 22, हाँ, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। ठीक है, रुचि नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम देखो दोपहर के भोजन के बाद में जो हमारा MDM मिलता है उसके बाद में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं और बच्चे रुचि नहीं ले रहे, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, कि हम बच्चों को बाहर खेलने के लिए लेकर जाएंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। ऑप्शन नंबर सी, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, प्रकरण को तुरंत बदल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये वाला उपाय करेंगे। ठीक है, पाठ को रोचक बनाने के लिए हम बहुत सी और भी विधियों का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें प्रश्न नंबर 23 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 23, कौन सा सुमेलित नहीं है? ये पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, मेला और राज्य, इधर मेले दिए हुए, इधर राज्य दिए हुए। ठीक है, तो अंबाजी मेला, माघ मेला, नैना देवी मेला, बणेश्वर मेला। ठीक है,
तो यहाँ पर मित्रों कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हम डायरेक्टली आंसर की बात कर लेते हैं ताकि जो सुमेलित है वो हम याद कर ले उसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नैना देवी मेला, नैना देवी मेला असम में नहीं लगता है। बाकी देखिए अंबाजी मेला गुजरात में लगता है, माघ मेला उत्तर प्रदेश में लगता है, बाणेश्वर मेला राजस्थान में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है नैना देवी मेला असम में नहीं लगता है। हाँ, तो प्रश्न नंबर 24 इस प्रकार से है, योगासन किस प्रकार सहायता करते हैं। ठीक है, योगासन किस प्रकार सहायता करते हैं, तो यहाँ पर बुरी चला रहा है यार। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस प्रकार से हमारा 24 प्रश्न नंबर 24 है, योगासन किस प्रकार सहायता करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सुरक्षित ढंग से मांसपेशियों को खींचने में, ऑप्शन नंबर बी जोड़ों की गतिशीलता के विस्तार में, ऑप्शन नंबर सी मांसपेशियों के अकड़ने से रोकने में, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो योगासन जो है वो किस प्रकार से हमारी सहायता करता है, तो यहाँ पर हम देखें तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, सुरक्षित ढंग से मांसपेशियों को खींचने में भी योगा सहायता करता है, जोड़ों की गतिशीलता के विकास में भी, और मांसपेशियों को अकड़ने से रोकने में भी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी। बात करें प्रश्न नंबर 25 की, तो ये दिया हुआ है प्रश्न नंबर 25, इस प्रकार से नीचे कोड भी दिए हुए हैं। तो सुमेलित करना है हमें सूची 1 और सूची 2, बकरी, मुर्गी, हाथी, शेर। ठीक है, तो देखिए इनका जो रहने का स्थान है वो हमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो बकरी कहाँ रहती है मित्रों, बकरी रहती है, कहाँ रहती है बकरी, तो बकरी रहती है बाड़े में। ठीक है, हम बाड़े में बकरी को बांधते हैं। अब देखिए मुर्गी जो है, मुर्गी को हम किस में बांधते हैं, तो मुर्गी बांधते हैं हम दड़बे में। ठीक है, वो दबड़ा लिखा हुआ है यहाँ पर, जो दड़बा होता है। ठीक है, हाथी, हाथी कहाँ रहता है, हाथी रहता है जंगल में, और शेर रहता है मान में। मतलब ये पूरा का पूरा सही है। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा मैच है, तो यहाँ इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 26 की, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 26। ठीक है, ओके, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए कहता है, तो शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय क्या नहीं है। ठीक है, एक शिक्षक है वो अपने बच्चों को ये बोल रहा है कि जो घर में रद्दी पुस्तकें हैं या जो भी रद्दी सामग्री है जो यूजलेस है, उनकी कुछ उपयोगी चीज़ें बनाने के लिए क्या कह रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, शैक्षिक अभिप्राय क्या नहीं है। ठीक है, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, ऑप्शन नंबर सी बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, बच्चों को पुनः चक्रण, पुनः उपयोग और रूपांतरण को समझाना। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा उद्देश्य क्या नहीं होगा कि कक्षा के श्रेष्ठ, ठीक है, मतलब हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होगा कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में हम डिसीजन ले सके कि सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी कौन है। ठीक है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ विद्यार्थियों को नहीं आ रही है सृजनात्मक चीज़ें बनाते, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा नहीं है या उसे कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये उद्देश्य नहीं रहेगा। ठीक है, और ये हमारा प्रश्न नंबर 27, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सभी शिक्षार्थियों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों को शिक्षा के अलावा किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान हमें पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते किस बात का रखना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर हम जैसे बात करें तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व यानी कि जो दिखावा वाला व्यक्तित्व होता है उस पर उतना अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो और प्रश्न नंबर 28 इस प्रकार से है, पौधों की एक्स नामक एक प्रजाति है जो बड़ी संख्या में उगती है, लेकिन वे संसार भर में केवल भारत में पाई जाती है। ठीक है, वाई हिस्से में पाई जाती है, यह पौधे की कौन सी प्रजाति है। ठीक है, मतलब अगर हम देखें तो एक्स माना गया है कि भाई कोई ऐसी प्रजाति है जो वाई हिस्से में पाई जाती है और बहुत बड़ी संख्या में उगती है, संसार में केवल भारत में ही होती है। ठीक है, तो उसे हम क्या है, कौन सी प्रजाति, ऑप्शन नंबर ए विलुप्त प्राय, ऑप्शन नंबर बी जोखिमपूर्ण, ऑप्शन नंबर सी स्थानीय, ऑप्शन नंबर डी विदेशी। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है पर उतना भी नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी स्थानीय। ठीक है, देखिए स्थानीय जो है
पौधों की जो एक्स नामक एक प्रजाति है, मतलब माना गया है कि एक प्रजाति है जो वाई नामक एक स्थान पर पाई जाती है, भारत में पाई जाती है, अधिक संख्या में पाई जाती है। ठीक है, तो वो होती है एक प्रकार की स्थानीय प्रजाति, क्योंकि वो भारत में ही पाई जा रही है। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा आंसर है ऑप्शन प्रश्न नंबर 19, मतलब प्रश्न नंबर 29 की बात करें, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, ऑप्शन नंबर बी श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, ऑप्शन नंबर सी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ऑप्शन नंबर डी व्याख्यान एवं श्रुतलेख। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। ठीक है, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना जो है वो सबसे अच्छी शिक्षण विधि है। ठीक है, और इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट यहाँ पर। और ये हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, ऑप्शन नंबर बी यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, ऑप्शन नंबर सी इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए क्या बोला है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जो समुदाय है मतलब कि आस पड़ोस जो है या समुदाय जो है वो सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। क्योंकि ये सस्ता साधन है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला साधन है, नहीं। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति हो सकते हैं, ये भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर अधिक उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जब व्यक्ति समुदाय में रहता है तो वो रियल सिचुएशन में सारी चीज़ें सीखता है। ठीक है, तो मित्रों इस प्रकार से था हमारा पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे और सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट वाले वीडियो में, और कोशिश मैं ये कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे एनसीएफ हो गया, आरटीई हो गया, ठीक है, सीसीए हो गया, तो ये सारे टॉपिक के मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो ला सकूँ। ठीक है, तो चलिए मित्रों, थैंक यू सो मच और जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में।